नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था। देखो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 28 जुलाई 1914 से, ठीक है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, ये जो युद्ध है ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में लगभग 37 देश शामिल हुए थे। ठीक है, और जो प्रमुख मित्र राष्ट्र देश थे वो कौन कौन से थे? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। ठीक है, और भी थे लेकिन ये प्रमुख देश थे। और धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के नाम आपको याद रखना है। और दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका तात्कालीन कारण क्या था ये भी पूछा जाता है। दोस्तों जून 1914 में ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, ठीक है, इसकी हत्या जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालीन कारण था। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किससे है। तो देखो दोस्तों, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के पास में होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72, ठीक है, और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं ये किसी भी दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को दंड से क्षमा दे सकता है, ठीक है, या फिर उस सजा को कम कर सकता है या फिर उस सजा को स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरीके से समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, याद रखना मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास में होता है और अनुच्छेद 72 के तहत होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक और अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 161, और इसके द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों ये मृत्युदंड और जो कोर्ट मार्शल होते हैं, ठीक है, मृत्युदंड और जो सैन्य न्यायालय होते हैं उनमें क्षमादान नहीं कर सकता। ये मेजर डिफरेंट होता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में और राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियों में। ठीक है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं और जो राज्यपाल के पास में क्षमादान संबंधी शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत करते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो धुआंधार जलप्रपात है ये स्थित है नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसके द्वारा कई प्रमुख जलप्रपात बनाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कपिलधारा जलप्रपात है, ठीक है, और दूसरा है दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, ये दोनों जलप्रपात जो हैं ये नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बनाए जाते हैं। ठीक है, एक और तीसरा जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी के द्वारा, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, और ये कहाँ पर बनता है? तो ये जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में बनता है। ठीक है, ये जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में बनता है। और दोस्तों एक और जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये खरगोन जिले के महेश्वर में बनता है और ये भी कौन बनाती है? तो ये भी जो है नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी बनाती है। और ये जलप्रपात जो है ये कहाँ कहाँ बनते हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है कि फलाना जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है
देखिए दोस्तों, सामान्य सिविल कोड, इसको जो है सामान्य नागरिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, इसको सामान्य नागरिक संहिता कहा जाता है और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये सामान्य सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है गोवा। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो सामान्य सिविल कोड या फिर सामान्य नागरिक संहिता है, यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है। ठीक है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो देखो दोस्तों, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ। तो ये 1939 से 1945 तक, टोटल कितने वर्षों तक चला था? तो लगभग 6 वर्षों तक ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें लगभग 70 देशों की जो सेनाएं हैं ये शामिल हुई थी। और अमेरिका ने इस युद्ध में कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1941 को अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया था। ठीक है, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है इनका नाम था, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों में से एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नर्मदा नदी की। दोस्तों, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। कहां से? जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, और दोस्तों दोनों नदियां कहां पर जाके गिर जाती हैं? तो दोनों नदियां जो हैं ये अरब सागर में जाके गिर जाती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली दोनों नदियां हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से वादा शीर्षक वाला भाषण किस पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? ये क्वेश्चन भी अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इन्होंने जो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से वादा शीर्षक वाला ये लेक्चर दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये जो लेक्चर है ये कब दिया था? तो इन्होंने ये लेक्चर दिया था 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मध्यरात्रि में इन्होंने ये भाषण दिया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो देखो दोस्तों, अब तक यदि हम बात करें तो अब तक 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान या फिर पद पर रहते हुए हुई है। ठीक है, 2 राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? तो एक तो है फखरुद्दीन अहमद अली और दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो दोनों राष्ट्रपतियों के नाम आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनोस्मिया कहते हैं। दोस्तों, जो एनोस्मिया है ये क्या होता है? दोस्तों, जो एनोस्मिया है ये घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घ्राण संवेदना की कमी यानी कि सूंघने की जो क्षमता होती है। ठीक है, जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो उसमें यदि कमी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं घ्राण संवेदना की कमी हो गई है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनोस्मिया कहते हैं। इस रोग में क्या होता है? तो मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। इससे इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो किसी भी व्यंजन को सूंघकर स्वाद महसूस नहीं कर सकते। याद रखना, एनोस्मिया क्या होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक अनुच्छेद होता है, वो आप याद रख लें, अनुच्छेद 66। ठीक है, और अनुच्छेद जो 66 है इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 66 में करा गया है। और एक है अनुच्छेद 63, इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है और इसके जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 66 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो रूपकुंड झील है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसे रहस्यमय झील या फिर कंकालों वाली झील कहा जाता है। ठीक है, रहस्यमय झील या फिर कंकालों वाली झील कहा जाता है क्योंकि इसके पास में कई कंकाल बिखरे हुए पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? देखिए दोस्तों, लोकटक झील की हम बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में? मणिपुर में स्थित है और यह मीठी पानी की झील है। जो लोकटक झील है यह मीठी पानी की झील है। और देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि तैरती हुई झील किसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तैरती हुई झील किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लोकटक झील को तैरती हुई झील कहा जाता है। और ये जो झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखो दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये 70 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बों को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यदि आपके कपड़ों में जंग लग जाती है, जंग के धब्बे लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का जो घोल होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का जो घोल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पीएससी तक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो सीबीआई है, ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय जांच आयोग है, इसको जो है पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि जो सीबीआई है इसको पिंजरे में बंद तोता कहना सीबीआई की आलोचना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे सीबीआई की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको केंद्रीय जांच आयोग कहा जाता है। यदि हम बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो 1941 में इसकी स्थापना की गई थी और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, जो डिफेंस सर्विस कॉलेज है ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और दोस्तों तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है वेलिंगटन। ठीक है, तो वेलिंगटन नामक स्थान पर डिफेंस सर्विस कॉलेज स्थित है। दोस्तों इस संस्था का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो तीनों शाखाएं हैं उनको आवश्यक प्रशिक्षण देना डिफेंस सर्विस कॉलेज का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान प्रथम भारतीय चंद्र मिशन किस दिन प्रक्षेपित किया गया था? तो देखो दोस्तों, जो चंद्रयान प्रथम है ये प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों जो चंद्रयान प्रथम है ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत का पहला खोजी उपग्रह था। ठीक है, जो कि मानव रहित उपग्रह था। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। और इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? रोजगार समाचार आप लोग जानते होंगे कि देश भर के जो सभी सरकारी विभाग हैं उनमें रिक्त पद पर जो विज्ञापन प्रकाशित करता है, कौन करता है? रोजगार समाचार करता है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन है ये किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, चार धाम में कौन सम्मिलित नहीं है? जो मानसरोवर है ये चार धाम में सम्मिलित नहीं है। बाकी यदि हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म के
चार धाम कौन कौन से हैं, तो एक तो पुरी है जो कि उड़ीसा में है, दूसरा द्वारिका है जो कि गुजरात में है, तीसरा रामेश्वरम है जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और चौथा है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। दोस्तों जो महाकुंभ है इसका आयोजन भारत के 4 स्थानों में किया जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर, तो एक तो हरिद्वार में किया जाता है, दूसरा उज्जैन में किया जाता है, तीसरा नासिक में किया जाता है, और चौथा जो है इलाहाबाद में किया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। देखो दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह गैर न्यायोचित हैं। कैसे हैं? गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, भाग 4 में किया गया है। और यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, यदि हम यहाँ पर मूल अधिकारों की बात करेंगे तो जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं न्यायोचित। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारे मूल अधिकार हैं इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो मूल अधिकार का जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और यदि हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। दोनों में ये मेजर डिफरेंट है और दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण का संबंध है। दोस्तों जो पाश्चुरीकरण है इसका संबंध होता है दुग्ध के निर्जलीकरण से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पाश्चुरीकरण विधि है इसका आविष्कार किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पाश्चुरीकरण की विधि है इसका आविष्कार जो है लुईस पास्चर ने किया था। किसने? लुई पास्चर ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावीकरण है, यह कथन है। तो देखो दोस्तों, आदमी का लालच अपराध का प्रभावीकरण है, ये कथन किसका है? ये कथन है प्लेटो का। किसका? प्लेटो का ये कथन है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो प्लेटो है, ठीक है, यदि हम बात करेंगे तो इसको अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इनको जो है अफलातून कहा जाता है। और दोस्तों जो प्लेटो है यह एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, यह एक यूनानी दार्शनिक थे। और जो प्लेटो हैं ये सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था तो आप कहेंगे सुकरात था। ठीक है, और जो प्लेटो के शिष्य थे इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था अरस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुरु शिष्य वाली परंपरा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। तो क्रम सबसे पहले कौन? सुकरात। ठीक है, सुकरात के शिष्य कौन थे? तो प्लेटो थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? तो अरस्तु थे। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे। ठीक है, और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे 1 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए कौन गुरु था कौन शिष्य था ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास में होता है? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको पद से हटाने का जो अधिकार है ये किसके पास में होता है? राज्यसभा के पास में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप लोग इसको जानते होंगे। और उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो राज्यसभा है ये 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, इसके बाद लोकसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो राज्यसभा है इसको अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना आवश्यक होता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, सभी लोग जानते हैं। तो ये देश की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी थी ये आपको बताना है। जो हमारी प्रतिभा पाटिल है ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। आपको बताना है कि ये देश के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। दोस्तों ये देश की 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करेंगे प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल है कि कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 2007 से लगाकर 2012 तक रहा था। और दोस्तों जो प्रतिभा पाटिल हैं इनके प्रतिद्वंदी की यदि हम बात करें कि इनका जो चुनाव है ये किसके खिलाफ में हुआ था, इनका प्रतिद्वंदी कौन था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो उनका नाम था भैरों सिंह शेखावत। ठीक है,
भैरव सिंह शेखावत जो है उनका नाम था। और दोस्तों जो प्रतिभा पाटिल हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के नंदगांव में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों जो प्रतिभा पाटिल हैं ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।